मूवी के स्टार्ट में हमें एक 17 साल की लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम लीजा है। लीजा एक छोटे से कैफ़े में जॉब करती है। उसकी कस्टमर डीलिंग बहुत ही अच्छी है जिससे उसके बॉस बहुत खुश थे। एक दिन हर रोज़ की तरह वो अपना काम ख़त्म करके घर जाने लगती है, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सी ही उदासी थी। अब ऐसा क्यों था वो हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। खैर, घर जाते हुए रास्ते में वो अपने साथ हुए उन बुरी बातों के बारे में सोचती है जो कि उसके साथ हर दिन उसके घर में होता है। उसका घर उसके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं। अब ये आदमी कौन है ये भी हमें आगे जाकर पता चलने वाला है। लीजा नोटिस करती है कि एक ब्लैक कार सामने खड़ी है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और अपनी साइकिल की स्पीड भी बढ़ा देती है। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लीजा की नानी का घर है और वो अपनी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ही जॉब करती थी। लीजा वहाँ अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती थी। मॉरिस उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करता था और उसके बदले में उसे डेली लीजा के साथ नाइट स्पेंड करने को मिलता था। लीजा की मॉम ने उसको 14 साल की उम्र में ही अपनी मदर यानी उसकी नानी को सपोर्ट करने के लिए उनके पास भेज दिया था। एक दिन लीजा हालात से तंग आकर सुसाइड नोट लिखती है, मगर शायद ऐसा करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। खैर, नेक्स्ट डे लीजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और कहती है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती है। उसका दिल यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता है। अपनी छोटी बहन से बात करने के दौरान ही वो अपनी मॉम से भी बात करती है। लीजा के साथ रात में मॉरिस जो कुछ भी करता है वो अपनी मॉम को सब बताती है। सब कुछ सुनने के बाद उसकी मॉम कहती हैं, चाहे कुछ भी हो तुम्हें वहीं रहना है और अपनी नानी को सपोर्ट करना है। ये सब कहकर लीजा को डांटते हुए वो फ़ोन रख देती हैं। इससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को लीजा के साथ जो भी हो रहा था उसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, मगर फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब लीजा पूरी तरह से टूट चुकी थी, नाउम्मीद हो चुकी थी। लीजा की लाइफ जहन्नम से भी बदतर बन चुकी थी। खैर, लीजा इस बात से बेखबर के उसकी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो बेचारी हर रोज़ की तरह एक दिन जब कैफ़े से काम करके वापस घर आ रही थी तो वही ब्लैक कार उसको दिखती है जो पहले भी उसका पीछा कर रही थी। लीजा डर कर अपनी साइकिल का स्पीड बढ़ा देती है, मगर वो कार भी उसके पीछे बहुत तेजी से आ रही थी और लीजा उस कार को देखते हुए अपनी साइकिल चला रही थी। तभी एक आदमी पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और किडनैप करके उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथ एक ब्लैक कार में ले जाता है। लीजा ने उस आदमी का चेहरा तक नहीं देखा था। खैर, फिर वो उसको शहर से दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में लेकर आता है जहां लाकर वो उसके साथ बहुत ही बुरा करता है। लीजा समझ चुकी थी कि इस किडनैपर के चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लीजा उससे बहुत ही प्यार से बात करती है और हर वक्त उससे यही कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लीजा के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। ये सब उसके साथ उसकी नानी के घर भी होता रहता था, इसलिए अभी उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो जिंदा रहे और यहाँ से किसी तरह से उस किडनैपर के चंगल से निकलकर भाग जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी एक बार फिर से लीजा के करीब आने लगता है, लेकिन लीजा उसकी तारीफ करती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है ताकि वो उसको अपने एतबार में ले सके, और वो आदमी थोड़ा थोड़ा उसकी बातों में आने भी लगता है। दूसरी तरफ लीजा की नानी को दिखाते हैं जो कि लीजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट करा देती हैं। जिसके बाद पुलिस लीजा की इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले लीजा के घर आती है और उसकी मॉम से लीजा के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि लीजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। जिसके बाद जैसे ही पुलिस वहां से जाने लगती है, लीजा की छोटी बहन उनको आकर बताती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो भाग नहीं सकती, वो ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में है, प्लीज़ आप लोग उसकी मदद करें। दूसरी तरफ पुलिस उसी कैफ़े में जाती है जहां पर लीजा काम किया करती थी। उस कैफ़े का ऑनर भी यही बताता है कि लीजा बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की है, वो कभी भी भाग नहीं सकती। यहाँ पर सीन कट होता है और लीजा को दिखाते हैं जो कि उसके अपार्टमेंट में उस आदमी के साथ होती है। लीजा उसकी तारीफ करते हुए उसके फेस को छूती है ताकि उसको उसके फेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल पाए।
वो उसको अपने फादर के बारे में झूठी कहानियाँ भी सुनाती है कि मेरे फादर बीमार रहते हैं और मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब वो इसलिए उसको बता रही थी ताकि उसको उस आदमी से थोड़ी सिंपैथी मिल जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो आदमी लीजा के हाथ खोल देता है। यहाँ पर लीजा को इतना तो समझ आ गया था कि उसकी जरा सी चालाकी और होशियारी की वजह से वो आदमी लीजा को जान से मार भी सकता था, क्योंकि ये साइको आदमी लीजा के साथ एनी टाइम रहता था। जिसके बाद अब लीजा घर की हर चीज़ पर नज़र रखने लगती है, जैसे कि इस घर में कितनी सीढ़ियाँ हैं। वॉशरूम भी जाकर वो अपने फिंगरप्रिंट्स मिरर पर छोड़ देती है, और वहाँ पर बाथरूम में उसको एक शूज़ भी रखा हुआ मिलता है जिसका कलर भी वो अपने माइंड में रख लेती है। बेड के नीचे भी वो अपनी हेयर पिन गिरा देती है ताकि अगर पुलिस उसको ढूंढते हुए वहाँ तक आई तो उन्हें क्लू मिल जाए। ये सब अभी लीजा कर ही रही थी कि उस आदमी को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो साइको आदमी गेट को खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन लीजा यहाँ पर खुद को बहुत नॉर्मल शो करती है और उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे उसकी बहुत फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा था तो वहाँ पर मौजूद टेलीफोन से लीजा पुलिस को कॉल करती है, मगर अचानक से वो आदमी उठ जाता है और लीजा को पकड़ लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो रहा था। लीजा समझ चुकी थी कि अगर अभी उसने इस मामले को नहीं संभाला तो वो आदमी उसकी जान भी ले सकता था। इसलिए लीजा फिर से एक बार उससे झूठ बोलती है कि मैं सिर्फ अपने फादर की तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर वो आदमी फिर से कूल हो जाता है और उसको छोड़ देता है। फिर लीजा को अपनी छोटी बहन की कही एक बात याद आती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना, और यही सब सोचते हुए लीजा उस आदमी को कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, यहाँ से जाने दोगे, तो मैं अपनी खुशी से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। ये सब सुनकर वो साइको आदमी लीजा की बातों में आ जाता है और काफ़ी हद तक उसको छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर टीवी पर एक रिसेंट न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें एक साइको किलर ने 6 मंथ्स के अंदर कई लड़कियों को मार दिया था। ये न्यूज़ लीजा और वो साइको आदमी भी सुन रहे थे, जिसको देखकर वो आदमी सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि अभी मर्डर केसेस से पुलिस डील कर रही है और लीजा का केस तो सिर्फ किडनैपिंग का है। ये सब सोचते हुए वो आदमी लीजा को एक सुनसान जगह पर ले आता है। वहाँ पर आने के बाद उस आदमी का माइंड अचानक से चेंज हो जाता है और वो लीजा को शूट करने का सोचता है, जिस पर लीजा कहती है कि मैं तुम्हारी जीएफ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। वो आदमी लीजा की बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है, अगर पुलिस तुमसे पूछेगी मेरे बारे में तो कह देना कि मैं एक काला सा छोटे से कद का आदमी हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लीजा भी फ़ौरन वहाँ से भागती हुई अपनी नानी के घर चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। लीजा की नानी उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हैं और फिर वो पुलिस को कॉल करके बता देती हैं कि लीजा घर आ गई है, जिस पर पुलिस लीजा से एक बार फिर मिलने को कहती है। और हैरत की बात तो ये थी कि जब लीजा से पुलिस उसका बयान लेती है तो वो भी उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। किडनैपिंग के बाद लीजा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उनको बताती है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उनका यही कहना था कि अगर इसके साथ इतना गलत हुआ है तो इसके जिस्म पर कोई निशान क्यों नहीं है, और अगर इसके हाथ पैर खुले हुए थे तो इसने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पर लीजा उन्हें बताती है कि वो आदमी साइको था और उसके पास एक गन भी थी जिससे उसने मुझे मारने की धमकी दी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि लीजा ये सब मीडिया इंटेंशन हासिल करने के लिए कर रही है, वो झूठ बोल रही है। वहाँ पर मौजूद 2 लेडी ऑफिसर को ये भी लग रहा था कि लीजा टीवी शो को अपने दिमाग पर इतना सवार कर लेती है, तभी वो अपनी मर्जी से मन गलत कहानियाँ बना रही है। ये देखकर लीजा को बहुत दुख होता है, वो एकदम टूट सी जाती है और बिल्कुल ही चुप हो जाती है। वहाँ पर मौजूद एक लेडी लीजा का केस वहीं आए हुए एक डिटेक्टिव लेडी को बता देती है, जो लीजा से बात करने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है वो सब कुछ उसको शुरू से बताए।
पहले तो लीजा उससे बात करने से ही मना कर देती है, लेकिन डिटेक्टिव लेडी लीजा को कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपनी बेटी की तस्वीर उसको दिखाता है ताकि लीजा उस पर ट्रस्ट कर सके और खुलकर उसको सारी बात बता सके। जिसके बाद लीजा डिटेक्टिव लेडी को सब कुछ शुरू से बताने लगती है कि वो आदमी गोरा है, लेफ्ट हैंड है और उसके पास ब्लैक कार है, उसके घर में 22 सीढ़ियाँ हैं और उससे रिलेटेड सब कुछ उनको बता देती है। उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल्स में थी कि डिटेक्टिव लेडी को यकीन हो जाता है कि लीजा सही कह रही है। वो लीजा के केस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करवा देता है। लेकिन जब वो लोग हिप्नोसिस के लिए उसके घर कॉल करवाते हैं तो वहाँ मॉरिस, जो कि लीजा का फादर बनकर बात कर रहा था, और इस बात से साफ साफ मना कर देता है। डिटेक्टिव को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि बाप होने के बावजूद इसको अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इस बारे में डिटेक्टिव लेडी लीजा से पूछता है कि तुम्हारे फादर ऐसे क्यों हैं, जिस पर लीजा उसको सब कुछ बता देती है कि वो मेरा फादर नहीं है, बल्कि वो रोज़ मेरा फ़ायदा उठाता है और मेरे साथ गलत काम करता है। जिसके बाद पुलिस मॉरिस को भी उसकी नानी के घर से अरेस्ट कर लेती है और फिर लीजा को वापस उसी जगह लाया जाता है जहां वो आदमी उसे छोड़कर गया था। वहां पहुंचकर लीजा डिटेक्टिव की कार में बैठकर उसको वो सब कुछ बताने लगती है जो उसने फील किया था, और इस तरह वो उन्हें एक गैस स्टेशन के पास लेकर आती है जहां उस आदमी ने फ्यूल भरवाया था। और जब वहां पुलिस कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत आता है। लीजा ने जैसा स्केच उस किडनैपर की बनवाई थी, बिल्कुल वैसे ही चेहरा सीसीटीवी कैमरा में दिखाया जाता है। जिसके बाद उस आदमी के पोस्टर बनवाकर जगह जगह लगवा दिए जाते हैं। उन्हें ये यकीन हो जाता है कि वो सीरियल किलर जिसने कई लड़कियों की जान ली थी और लीजा को किडनैप करने वाला एक ही आदमी है। उसके बाद पुलिस हर तरफ उस आदमी को ढूंढने लगती है और फाइनली एक पुलिस ऑफिसर को वो आदमी मिल भी जाता है जो ये कहकर उसकी तस्वीर खींच लेता है कि सर, एक चोरी की गाड़ी की रिपोर्ट है और हमें आपकी कार की पिक चाहिए। जिसके बाद वो उसे जाने देता है। जिसके बाद वो पिक लीजा को दिखाया जाता है और लीजा फ़ौरन ही पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने उसे किडनैप किया था। फिर पुलिस फ़ौरन उसके घर पहुंच जाती है जहां उन्हें वो आदमी तो नहीं मिलता है, मगर लीजा के छोड़े सारे क्लू मिल जाते हैं, जैसे वो 22 सीढ़ियाँ, हेयर पिन्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह। जिसके फ़ौरन बाद पुलिस पूरे शहर में उस आदमी को ढूंढने लगती है और फाइनली वो उन्हें मिल भी जाता है जो बहुत ही आराम से बाहर घूम रहा था। इतनी सारी पुलिस को देखकर वो आदमी सरेंडर कर देता है और इतना बड़ा मुजरिम सिर्फ लीजा की वजह से पकड़ा गया था। इस बात के लिए सब लीजा को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। लीजा अब दोबारा अपनी नानी के घर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए डिटेक्टिव लेडी ने लीजा के अंकल आंटी से कांटेक्ट करके उन्हें वहां बुला लिया था और उन लोगों ने लीजा को एडॉप्ट कर लिया था। लीजा के अंकल आंटी को बहुत दुख होता है कि यहाँ लीजा के साथ इतना सब कुछ हो गया और उनको इस बारे में कुछ पता तक नहीं चला। अब लीजा अपने अंकल आंटी के साथ रहने लगती है और जाते हुए डिटेक्टिव लेडी को थैंक्स भी करती है। कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाते हैं कि अब लीजा नॉर्मल लड़कियों की तरह हो चुकी थी और बहुत खुश भी रहने लगी थी। दूसरी तरफ लीजा की मॉम को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने लीजा के साथ बहुत ही गलत किया है। फिर दिखाते हैं कि लीजा अपनी मॉम के नाम एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि मॉम, आप कहती थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिज़र्व नहीं करती हूँ, बट आप रॉन्ग थी। जिसके बाद वो हमेशा के लिए अपनी मॉम को गुड बाय कह देती है और यहीं पर इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।